12 जुलाई को इसी अखबार में एक खबर छपी थी कि ईरान से तुर्की के जिला मुरादिया में गैर कानूनी तौर पर सरहद क्रॉस करते हुए बस को आग लग गई और 12 गैर मुल्की तारकीन हलाक हो गए। उनमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लड़के शामिल थे। ये खबर पढ़ते ही हमारा माथा ठनका और बाकिर का ख्याल आया। अभी बाकिर इस्तांबुल में है। अब इसे रहमदिल अजनबी के घर रहते हुए 9 माह से जायद का अरसा हो गया है। एक दफा उसने सरहद क्रॉस करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। बाकी सारे लड़के किसी हीले बहाने से अजियतें सहकर, जान बचाकर और जुर्माना और रिश्वत दे दिलाकर पाकिस्तान वापस आ गए हैं। बाकिर वहीं इस्तांबुल में मुकीम है। मुकीम क्या, जिंदगी के दिन काट रहा है। बाकी जितने लड़के थे वो वापस आ गए हैं। उनमें से एक को देखने और मिलने का मौका मिला। उसकी उम्र भी यही 20-21 साल थी। उसकी माँ भी उसके साथ थी। जब उसकी माँ से पूछा गया कि आपने डंकी लगाने के लिए कितनी रकम खर्च की, तो उसने कहा, इतना भी शुक्र है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। इसका तो दिमाग जैसे माउफ हो गया हो, कुछ सुनता कहता नहीं है। जब उसकी चुप और कुछ ना कहने की वजह पूछी गई तो उसकी माँ ने बताया कि इसको दूसरे लड़कों के साथ ईरान और तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब उसका इलाज एक डॉक्टर से शुरू करवाया है। इस डॉक्टर ने यूनान से वापस आते हुए एक लड़के का इलाज किया था तो वो ठीक हो गया था। दुआ करें ये भी तंदुरुस्त हो जाए। की मां ने सवाल के जवाब में कि इस उम्र में इसको क्यों यूनान भेजने का खतरा मोल लिया था, हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उसने कहा, हमारे इलाके के लड़के वाले इतने गैर जिम्मेदार और अपनी मर्जी वाले हैं कि अपने वालिदैन, बहन भाइयों को बताए बगैर इस डंकी रूट पर निकल जाते हैं। ईरान पहुंचकर घर वालों को बताते हैं कि इतनी रकम एजेंट को अदा कर दें। कहा कि आप अपने बेटे के मुतालिक बताएं कि इसको इस उम्र में क्यों इस खतरनाक सफर पर भेजने पर राजी हुई। तब उसकी मां ने बताया कि अगर एजेंट के जरिए उसको ना भिजवाया जाता तो उसने खुद निकल जाना था, लिहाजा हमने दिल पर पत्थर रखकर उसे बाहर जाने की इजाजत दी। अब ये 2 माह से इधर पाकिस्तान में ही है। कोई रोजगार नहीं, मेहनत मजदूरी पर जाता नहीं। उसकी शादी के दिन है मगर शादी के बाद ये अपने अखराजात कैसे पूरे कर सकेगा। हमारी हालत तो बेबसी की है। लड़के से पूछा गया कि बाकिर कैसे तुर्की पहुंच गया, तो उसने बताया कि वो जंगल में गायब हो गया था। हम सब सिक्योरिटी वालों के हत्थे चढ़ गए थे और वो कहीं छुप गया था। अब वो तुर्की से यूनान और वहां से किसी जरिए से बोस्निया पहुंचने की कोशिश करेगा। उसकी ऐसी जानकारी और मालूमात पर हैरानी ही नहीं, परेशानी भी थी कि उसने बोस्निया के हालात के बारे में भी बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि बोस्निया एक मुसलमान और गरीब मुल्क है। शायद मुसलमान होने की वजह से वो यूरोप में वाक़ होने के बावजूद पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है। इसी बोस्निया से हम सब इटली दाखिल होते हैं। इसमें काफी महीने लग जाते हैं मगर बोस्निया में पाकिस्तानी सफारतखाना बहुत मददगार और कोऑपरेटिव है। चूंकि खुद भी गरीब मुल्क है और दूसरा मुस्लिम भी है, लिहाजा वो इन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तानी लोगों से कोई पूछगछ नहीं करता। पाकिस्तानी सफारत खाना भी मेहरबान लोगों पर मुश्तमिल है। यह सफारत खाना इन गैर कानूनी तौर पर वहां फिरते और रहते लोगों को ये सहूलत मुहैया कर रहा है कि अगर वो डिपोर्ट होना चाहते हैं तो इनको डिपोर्ट करवाने में हर मुमकिन माली और कानूनी इमदाद फराहम करेंगे। यूं भी सफारत खाने ने इन गैर कानूनी अपराध की रिहाइश का बंदोबस्त किया हुआ है। बस ऐसे समझ लें कि एक अहाता कायम किया हुआ है जहां ये परेशान हाल अफराद सरहद पार न करने की सूरत में रात गुजार सकते हैं। वहां की हुकूमत भी इतनी मेहरबान है कि वो इन गरीबुद्दियार लोगों को तंग नहीं करती कि ये लोग उनके लिए बोझ नहीं हैं। पाकिस्तान से रकम मंगवाकर अपना बंदोबस्त किए हुए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इमरजेंसी या किसी हादसे और नागहानी मौत की सूरत में मैयत वापस भिजवाने का इंतजाम करता है और एहसन तरीके से करता है। तौसीफ की मैयत भी उसी के ताउन से पाकिस्तान लाई गई थी। ये लड़के या अफराद कह लीजिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं और रकम वगैरह का बंदोबस्त करके सरहद पार करने की कोशिश करते हैं। अगर कामयाब ना हो तो इसी सफारत खाने के कैंप में वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर वही कोशिश और फिर वही सरहद। इस कोशिश का अंजाम 2 सूरतों में निकलता है, या सरहद पार हो जाती है या गोली का निशाना बनना पड़ता है। दोनों सूरतों का एहतमाल बराबर होता है। पूछा कि आप लोग कहां तक पहुंचे और क्यों वापस लौट आए। इसका जवाब और भयानक था कि कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है।
ان خطرناک سرحدوں کے آس پاس کئی کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ قسمت پر منحصر ہے کہ سرحد پار ہوتی ہے یا نہیں۔ اتنے دن وہاں رہنے کے لیے رقم پاکستان سے ہمارے والدین کو بھیجنا پڑتی ہے۔ بار بار رقم بھیجنے کی وجہ سے اور سرحدوں پر کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد والدین کی بھی اور خود سرحد پار کرنے والے کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آخر کار اتنی رقم دوبارہ ایجنٹ کو دے کر واپس بھیجا جاتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کے ساتھ ہی باقی کیوں واپس نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ اس کے ترکی میں رہ جانے یا اجنبی مہربان کے گھر ٹک جانے میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ جتنی تکالیف اس نے برداشت کی اور جس طرح وہ بار بار سرحدوں سے ناکام پلٹتا تھا، یہ اسی کی ہمت ہے کہ وہ وہاں کسی آس پر رہ رہا ہے۔ چونکہ باقی بچوں کے مالی حالات اس سے قدرے بہتر تھے اور وہ 50-60 ہزار روپیہ واپسی کے لیے ادا کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، تو وہ یہ مطلوبہ رقم دے کر واپس پاکستان آ گئے۔ مگر اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اتنی رقم وہ ان ایجنٹوں کو ادا کر سکے۔ اس کی ماں نے کہا، اگر میرے بیٹے کو یہاں پاکستان میں چھوٹی موٹی نوکری بھی مل جائے تو ہم اسے کبھی کسی دوسرے ملک میں نہ جانے دیتے۔ جب یہاں سارے روزگار کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں اور کوئی بھی یہاں دستگیری کرنے والا نہ ہو تو یہی آپشن بچتا ہے، موت سے بھی بھیانک سفر والا آپشن۔ باقر کب تک ترکی میں رہ سکے گا اس کا کسی کو علم نہیں۔ کب تک وہ اجنبی ترک اس پر مہربان رہتا ہے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، مگر یہ معلوم ہے کہ باقر اس لیے بھی واپس نہیں آ رہا کہ 18 سال کی عمر سے کم بچے خوش قسمتی سے کسی طرح اٹلی پہنچ جاتے ہیں تو ان سے غیر قانونی امیگرینٹس والا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بچے خصوصی شفقت سے نوازے جاتے ہیں۔ انہیں مفت اسکول میں داخلہ دیا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کے تمام اخراجات حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ایک کامیاب اور مفید شہری بنانے اور بننے کے مکمل امکانات ہوتے ہیں۔ اس بات سے آگاہی کا نتیجہ ہے کہ اب اس مذکورہ عمر سے کہیں کم عمر لڑکے والے اس جنگ کی روٹ پر نکل جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر تنگ آ کر اور بھوک پیاس سے بدحال اور تشدد کا شکار بچے واپس آنا چاہے تو ان کے والدین بھی انہیں واپس نہیں آنے دیتے۔ ایک موقع پر باقر نے بھی تشدد اور ناقابل بیان ذہنی اذیت سے تنگ آ کر باپ سے واپس پلٹ آنے کی درخواست کی تھی۔ تب بے بس باپ نے کہا، میرے پاس آخری اثاثہ وہی کھٹارا گاڑی تھی جس پر میں اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری جمع پونجی خرچ کر دی ہے۔ اب ادھر پاکستان بھول کر بھی واپس نہ آنا۔ باقر، میرے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں، ترکی کے سرحد پار کر یا ادھر ہی رہ۔